मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आई लोगों की शिकायतों और समस्याओं को सुना। साथ ही मौके पर अधिकारियों को उनके निस्तारण के निर्देश दिए। जनता मिलन कार्यक्रम में आई सभी लोगों की शिकायतों का पंजीकरण किया गया और उन्हें रजिस्टर में दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री ने एक एक कर सभी की शिकायतों को पूरी गंभीरता से सुना। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं और शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अपनी समस्याएं लेकर आने वालों में कुछ दिव्यांग भी थे। मुख्यमंत्री खुद उनके पास गए और उनकी समस्याओं की जानकारी ली। नहीं, हमने कभी ये शुरुआत की है कि लोग जो है क्योंकि प्रत्येक दिन लोग मिलना चाहते हैं, इसलिए हमने आज एक टाइम निर्धारित करके आज हमने सभी लोगों को एक सुनने का प्रयास किया है, समस्याओं को जानने का प्रयास किया है। कुछ लोगों ने यहाँ पर अपना बताया भी है और कुछ ने जो है अपने आवेदन पत्रों के माध्यम से भी दिया है, लिखकर दिया है। तो हम सभी लोगों की समस्याओं को हम लोगों ने सुन लिया। सारे अधिकारीगणों को मैंने कहा है कि जितनी भी समस्याएं आई हैं उन समस्याओं का जो एक सरलीकरण, समाधान और निस्तारण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत उनको सोल्यूशन की ओर ले जाएं, उनका समाधान करें, उनका निस्तारण करें और उनका सरलीकरण करके लोगों को राहत पहुँचाने का काम करें। और मुख्यमंत्री कार्यालय से मैंने कहा है, मेरा मुख्यमंत्री कार्यालय स्वयं उन सब चीज़ों की मॉनिटरिंग करेगा। जितने भी यहाँ पर आवेदन पत्र आए हैं उनकी हम मॉनिटरिंग करेंगे और कोशिश करेंगे कि सभी का समाधान हो और सभी लोगों को जो है सहायता पहुँचे। पुरोला विधानसभा में कांग्रेस से दावेदारी कर रहे जयदेव सिंह शाह ने सीमांत क्षेत्र ग्राम पंचायत बयाली में लोगों से जनसंवाद किया। इस दौरान जयदेव शाह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने एक छोटे से परिवार से उठकर ये मुकाम हासिल किया है, क्योंकि शिक्षा से सब कुछ मुमकिन है। उन्होंने लोगों से अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने की अपील करते हुए उन्हें शिक्षा का महत्व भी बताया। मैं गांव का आदमी, जिसके पास रहने के लिए ढंग का मकान नहीं था, जिसके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी, जिसके पास लाइट की व्यवस्था नहीं थी और वो एक दिन का अध्यक्ष बन बैठा। तो जब मैं गांव का आदमी जिसके उस अव्यवस्था में पढ़ करके ये काम कर सकता हूँ, तो आपके बच्चे तो आज लाइट है, आज विद्यालय है, आज हमारे टीचर हैं, आज हमारी बुक्स अवेलेबल हैं, नेट पे सारी चीजें हैं, सब कुछ आपके पास है। तो मेरी हाथ जोड़कर सभी से विनती है कि अपने बच्चों को जरूर आप उच्च शिक्षा, हायर शिक्षा जरूर दें। हायर एजुकेशन देंगे तो निश्चित वो चाहे जज बने, मजिस्ट्रेट बने, वकील बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जो भी बने, नेता बने, साइंटिस्ट बने, जो भी बने, लेकिन बहुत उच्च कोटि का बनेगा यदि आप अच्छी शिक्षा देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी माता बहन या हमारे बुजुर्ग अपने बच्चों को पीछे न रखें, ये मेरा एक संदेश है। बागेश्वर जनपद के कपकोट में सड़क निर्माण में ठेकेदार की बड़ी लापरवाही से स्कूल का भवन ध्वस्त हो गया। गनीमत ये रही कि उस वक्त स्कूल बंद था, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। कपकोट तहसील के अंतर्गत निर्माणाधीन सड़कों के ठेकेदार के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान लापरवाही बरती जा रही है। ये लापरवाही का दूसरा मामला सामने आया है। इससे पहले भी एक ठेकेदार के द्वारा सड़क निर्माण की मिट्टी और बोल्डर्स एक पैदल पुल पर फेंक दिया गया था, जिससे पैदल पुल ध्वस्त हो गया था। तो गांव के लोगों का कहना है कि भाई जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क जो ठेकेदार द्वारा अनियंत्रित रोड सेफ्टी के नियमों का पालन न करके जो रोड काटी जा रही है, अनियंत्रित दोहन करके, उनके द्वारा ये स्कूल का नुकसान करा गया। 9 कंप्यूटर यहाँ पर नेस्ताभूत हो चुके हैं। ये पूरा शिनाख्त आप देख रहे हैं। अभी तक ठेकेदार के खिलाफ ना तो विभाग ने कोई मुकदमा दर्ज करा, ना ही विभाग ने ठेकेदार से ये बिल्डिंग बनवाने के लिए यहाँ पर कही। एक प्रकरण जो है मेरे संज्ञान में लाया गया था। मैंने तत्काल वहाँ पे जेई को विद्यालय में भेजा, क्षति का आकलन करवाया है। 4,78,000 रुपये बिल्डिंग को रिपेयर करने का एस्टिमेट PMGSY को TS करके भिजवा दिया गया है। मुझे बताया गया है कि अल्मोड़ा डिवीजन में उन्होंने भेजा है, जो वहाँ स्वीकृति के लिए, और शीघ्र ही वित्तीय स्वीकृति मिलने के पश्चात इसकी रिपेयरिंग का कार्य शुरू हो जाएगा। वहाँ पे 9 कंप्यूटर क्षतिग्रस्त हुए हैं। कंप्यूटर की टेबल और अन्य फर्नीचर भी डैमेज हुआ है। तो 40,000 की दर से प्रति कंप्यूटर हमारी विभागीय जो कीमत है उसका प्रस्ताव बना करके उनको दिया गया है। पिथौरागढ़ में पिछले 8 दिनों से अपनी मांगों को लेकर क्रमिक अनशन पर स्वास्थ्य विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पूर्व विधायक और कांग्रेसी नेता मयूख मेहर ने अपना समर्थन दिया।
मयूख मेहर ने आंदोलनकारी कर्मचारियों को समर्थन देते हुए कहा कि कोविड काल में अपनी जान हथेली पर रखकर फ्रंट लाइन का काम कर रहे स्वास्थ्य विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की मांगों को सरकार अनसुना कर रही है। कोविड का कोप पूरे देश में क्या पूरे विश्व में छाया था, उसमें जो सबसे त्यागपूर्ण सेवा जो सब की गई है वो चतुर्थ कर्मचारी स्वास्थ्य के कर्मचारी की है और आज उन्हीं की घोर उपेक्षा की जा रही है। आज बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े डॉक्टर या चिकित्सकों को, नर्सेज को बहुत बड़े इनाम दिए जा रहे हैं, उनके स्वागत किया जा रहा है, उनका माल्यार्पण किया जा रहा है। पर जिसने उस धरातल पे जिसने काम किया है, जिसने मरीज की एक मसीहा बनकर जिसने सेवा करी है, उसकी उपेक्षा की जा रही है, जो एक बहुत खेदजनक है और निंदनीय है। तो मैं इस मंच से अपनी बात को प्रदेश सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि धरातल पर काम करने वाले को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जो ऊपर काम करने वाले को सरकार दे रही है। हल्द्वानी के राजपुरा शमशान घाट में कोविड-19 के दौरान अंतिम संस्कार किए गए शवों के अस्थि कलश आज भी अपने लोगों का इंतजार कर रहे हैं। करीब 50 अस्थि कलश आज भी हिंदू धर्म की आस्था के अनुसार अंतिम संस्कार की विसर्जन प्रक्रिया के लिए रखे गए हैं। मई महीने के बाद से लेकर आज तक इन अस्थि कलशों को लेने कोई नहीं आया। मुक्तिधाम पदाधिकारियों के मुताबिक अगर जल्द ही उनके परिजन अस्थि कलश लेने नहीं आते तो समिति सामूहिक बैठक कर इसे हरिद्वार में विसर्जित करने का फैसला लेगी। लगभग हमारे यहाँ 50 अस्थियाँ अभी पेंडिंग में पड़ी हैं और कुछ लोग एक दो करके ले भी जा रहे हैं अपने हरिद्वार या जो भी उनके अपने जहाँ पर उनका अपना अधिकतर नहीं जो अस्थियाँ पड़ी हैं वो एक समय तक हम लोग इंतजार करेंगे। उसके बाद हमारी एक मुक्तिधाम समिति की बैठक होगी। बैठक उपरांत जो है हम अस्थि का विधि विधान पूर्वक उसका विसर्जन कर दिया जाएगा। और कुछ लोग इधर बीच में ले गए, कुछ लोग अभी कुछ ले गए, बहुत पड़ी हुई थी। ले जाने के बावजूद इतनी अभी आप आए तो इतनी बची हुई आपको मिला, इसमें भी ले जाएंगे लोग, ऐसी बात नहीं है, ले जाते हैं लोग। तो जो बच जाएगी लास्ट में बच जाएगी, हमारी समिति अपनी बैठक बुला करके और उसका टाइम निकाल करके विसर्जन भी करा के पहले भी। क्यों नहीं ले जा रहे? अब उनके मन में क्या बात है, मैं क्या बताऊँ, उनकी मन की बात मैं कैसे बताऊँ, क्यों नहीं ले जा रहे हैं वो तो उनके ऊपर है। टिहरी में जल जीवन मिशन के अंतर्गत फील्ड टेस्ट किट प्रशिक्षण की 1 दिवसीय प्रयोगशाला का आयोजन जिलाधिकारी इवाशी श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुआ। जिलाधिकारी ने कहा कि जेजेएम के कार्यों में खानापूर्ति न हो बल्कि जल जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर सभी संस्थाओं को गंभीरता और गुणवत्तापरक कार्यों की आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संस्थाओं के द्वारा किए गए कार्यों का गठित टीमों के द्वारा स्थलीय निरीक्षण भी किया जाएगा। आपके प्रदेश सह प्रभारी के बयान के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम के खिलाफ आप कर्नल अजय कोठियाल को मैदान में उतार सकती है। रुद्रप्रयाग में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी राजीव चौधरी ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सीएम पद के उम्मीदवार के खिलाफ आम आदमी पार्टी अपने सीएम पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल को मैदान में उतार सकती है। उन्होंने कहा कि पहले भी आपने तत्कालीन पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत के खिलाफ कर्नल अजय कोठियाल को मैदान में उतारने का ऐलान किया था। अभी इस तरीके का कोई पार्टी ने निर्णय नहीं लिया है, लेकिन पार्टी क्योंकि वो मुख्यमंत्री चेहरे होंगे तो पार्टी का प्रयास पूरी तरीके से इस तरह रहेगा कि जहाँ से भी हमारी खुली चुनौती रहेगी कि भाजपा अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करे, कर्नल साहब वहाँ से लड़ेंगे। इससे पहले भी आप देख चुके हैं, पार्टी ने सबसे पहले घोषणा की थी कि गंगोत्री का उपचुनाव जो होगा कर्नल साहब लड़ेंगे, और जिस दिन कर्नल साहब की तरफ से घोषणा हुई कि मैं चुनाव लड़ूंगा, उसी दिन भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री को हटा दिया और नए मुख्यमंत्री को लिया है। तो आप देखिएगा, जहाँ से भी भाजपा या अपना सबसे ताकतवर नेता उतारेगी, हमारा खुला चैलेंज है, हम कर्नल साहब को वहाँ से। जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग से गंभीर मामला सामने आने के बाद हड़कंप का माहौल बना हुआ है। रातों रात एक मरीज वार्ड से गायब हो गया, जिसकी भनक चिकित्सालय प्रशासन को भी नहीं लगी। वहीं परिजनों ने अब गुमशुदगी दर्ज करवा दी है, जिसके बाद पुलिस खोजबीन में जुट गई है। मामले में पुलिस ने चिकित्सालय के सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए, लेकिन अभी तक व्यक्ति का कोई सुराग नहीं लग पाया। ये पेशेंट जिला मेडिसिन वार्ड में भर्ती थे, 66 वार्ड में। रात को 8:30 बजे इनको डॉक्टर साहब द्वारा देखा गया था, दवाइयाँ लिखी गई थी, और ये सुबह से गायब है। सुबह 5 बजे के बाद ये दिखाई नहीं देती। आपने सीसीटीवी कैमरे भी चेक करे होंगे, सीसीटीवी कैमरे में कहीं नहीं दिख रहे हैं, कहाँ गायब हो सकते हैं? सीसीटीवी कैमरे में ये कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अच्छा, पुलिस में इसकी फुटेज ले गई है यहाँ से, तो वो भी उसको वो कर रहा है, गेट की और सब ले गई है, तो अगर वो ढूंढेंगे तो उसको मिल जाएगा। को इनके परिजनों, जो विक्रम सिंह हैं, इनके परिजनों द्वारा बताया गया था कि 31 तारीख को इनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, परंतु जब सुबह ये लोग, इनके परिजन गए तो वहाँ पर नहीं मिले थे। तो इस संबंध में गुमशुदगी दर्ज की गई है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है।
और इनकी ढूंढ खोज की जा रही है। मेरे पापा में हो गया एडमिट हो गए थे यहाँ 29 तारीख को। 29 तारीख को एडमिट हुए, 29-30 को मैं यहाँ था हॉस्पिटल में। उसके बाद मेरे पापा ने बोला कि मेरे मौके पर ATM कार्ड और ये पेंशन कार्ड लेके आना। मैं तब घर गया था। मेरे भाई का सुबह फोन आया कि 5:30 बजे की 1 तारीख को कि पापा वार्ड में नहीं है। क्या दिक्कत हुई थी उनको? उनके छाती में दर्द। कितनी तारीख को एडमिट हुए थे? 29 तारीख को एडमिट हुए। कब कितने तारीख से लापता है? ये है 30 तारीख में हो गया, 30 तारीख से रात में। रुद्रप्रयाग जिले में बिल्डिंग मटेरियल के नापतोल में हेराफेरी कर ग्राहकों को चूना लगाने के एक के बाद एक कई प्रकरण सामने आ रहे हैं। ताजा मामले में रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार में एक दुकानदार ने नापतोल में हेराफेरी कर ग्रामीण ग्राहक को 1 क्विंटल में मात्र 87 किलो ही सरिया दी। मामला खुला तो दुकानदार ने ग्राहक से लिए ज्यादा पैसे वापस कर दिए। पूरा मामला सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है और लोगों में ऐसे दुकानदारों के प्रति बड़ा आक्रोश नजर आ रहा है। मैंने सरिया लिया सिटी के यहाँ। और जो सरिया था वो कितने किलो निकला जब हमने वापस तोला तो? 87 किलो 500 ग्राम। अच्छा, और आपको तब उन्होंने पैसे वापस भी दिए? पैसे वापस दे दिए। कितने रुपए वापस दिए? 850। तो उन्होंने क्या बोला था जब सरिया लाए थे आप? उन्होंने 1 क्विंटल बताया, मेरे को डॉट हुआ तो 87 किलो 500 निकला। मेरे से नहीं हुई है गलती, ग्राहक ने कहा है जल्दी हो रही है, बाद उठा के ले गए सरिया। हमारे यहाँ से नहीं तो इतना सरिया जाता है, आप तोल के देख लो। 100 भाई साहब, रोज किसी बच्चे की कसम खा रहे हो यार, बच्चे से बढ़कर क्या है? आप सरिया तुलवा के ऐसा थोड़ी है, क्या कर रहे हैं? हमने दूसरे का लोहा लेके, ये बताओ आप। कितने किलो से कम थी सरिया? उसने ग्राहक नहीं बताया, 87-88 किलो थी। अच्छा, 1 क्विंटल में 13 किलो कम थी। हाँ। कितने को वापस दिया? नहीं, खाने के हमने पैसे वापस दिए उनको। पैसे वापस क्यों दिए? बहादुर उठा के ले गए ना। वापस क्यों दिए बाद में? आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में स्वच्छ राजनीति की एक अनूठी मिसाल कायम की है। उन्होंने कोरोना काल की मार झेल रहे गरीब ई-रिक्शा, टेम्पो, कैब, टैक्सी और बस चालकों के लिए 6 माह तक प्रति माह 2-2 हजार रुपए की आर्थिक मदद की योजना की रजिस्ट्रेशन अवधि को बढ़ाने की मांग की है। 2000 रुपया महीना जो ई-रिक्शा चालक हैं, बस के ड्राइवर कंडक्टर हैं, ऑटो रिक्शा चालक हैं, ट्रक ड्राइवर कंडक्टर हैं, इनको सरकार द्वारा सहायता दी जाएगी कोविड महामारी की वजह से। लेकिन और उसकी डेट जो रखी गई थी वो 5 सितंबर रखी गई थी। जब मैं इसकी डेप्थ में गया कि कितने रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, क्या है, तो मुझे दिखा कि यहाँ पर तो रजिस्ट्रेशन अभी शुरू ही नहीं हुए थे, या कुछ बहुत थोड़े से रजिस्ट्रेशन हुए थे जिनकी संख्या बहुत कम थी, 20 या 25। और जबकि कम से कम ऐसे पात्र लोग मुझे लगता है कुछ हज़ार में हैं, 6-7 हज़ार से भी ज़्यादा हैं। तो आम आदमी पार्टी कार्यालय में निःशुल्क व्यवस्था मेरे कार्यकर्ताओं द्वारा की गई है। प्रदेश के सबसे संवेदनशील जनपद उधम सिंह नगर में प्रशासन और खाकी की नाक के नीचे अवैध खनन का खेल जोरों से चल रहा है। सड़कों पर ओवरलोड वाहन धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं। वहीं प्रशासन पर अवैध खनन को लेकर मिलीभगत का आरोप भी लग रहा है। वन विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारियों की अनदेखी के चलते रात के समय में अंधेरे में धड़ल्ले से ओवरलोड वाहन सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जहां तक ओवरलोड वाली बात है तो उस पर लगातार कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। हमारी संयुक्त टीम एक जो खनन विभाग है, राजस्व विभाग और वन विभाग है, पुलिस की सहायता जैसे उनको चाहिए होती है, उनको सहायता हम लोग उपलब्ध करवाते हैं और अवैध खनन पर कार्रवाई लगातार हम करते रहते हैं। छापेमारी की भी कार्रवाई इसमें की जा रही है। और एक अवैध वसूली का है तो उसके साथ है तो संबंध में जानकारी की जाएगी और गोपनीय रूप से भी जानकारी की जाएगी। और अगर कोई इसमें संलिप्त पाया जाता है तो तत्काल उसके विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बारिश के दिनों में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के कई इलाकों में आवाजाही मुश्किल हो जाती है। ऐसे में बहुत ही सतर्कता बरतनी पड़ती है। कॉर्बेट पार्क में मानसून के दिनों में डे विजिट के लिए 3 जोन खुल गए हैं। इन 3 जोन में ढेला, झिरना और गर्जिया जोन शामिल हैं। निदेशक राहुल कुमार ने बताया कि वर्तमान में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो पर्यटक गतिविधियां की जा रही हैं वो 3 जोन में चल रही हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वर्तमान में जो पर्यटन गतिविधियां की जा रही हैं वो 3 जोन में है, ढेला, झिरना और गर्जिया। इसमें ढेला और झिरना में जो पर्यटन हो रहा है वो जो इनका पूरा एरिया है उसमें पर्यटन हो रहा है। और जो गर्जिया जोन है उसमें कुछ एरिया जो हैं वो बारिश के कारण काफ़ी सेंसिटिव हो जाते हैं, तो उन एरियाज़ को छोड़ते हुए बाकी जो बफर के एरियाज़ हैं वहाँ पर पर्यटन की गतिविधियाँ की जा रही हैं।
जोशीमठ में टैक्सी स्टैंड के पास नगर पालिका के द्वारा बनाए गए पालिका बाजार में इन दिनों शराबियों के द्वारा हुड़दंग मचाया जा रहा है, जिससे स्थानीय व्यवसायी काफी परेशान हैं। शुक्रवार को पालिका बाजार के व्यवसायियों ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। स्थानीय व्यवसायियों का कहना है कि आए दिन लोग शराब पीकर गाली गलौज करते रहते हैं और यहाँ के वातावरण को खराब कर रहे हैं, जिससे व्यवसायी भी अब यहाँ से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। जो हमारे यहाँ पालिका का मार्केट है, यहाँ पर हमने दुकानें किराए पर लोगों को दी हैं। अभी हमें शिकायतें प्राप्त हुई कि वहाँ पर कुछ लोग दुकानों में बैठा कर शराब पिला रहे हैं। हमें परसों ही शिकायतें प्राप्त हुई, सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा है कि वहाँ पर कुछ इस तरह का चल रहा है। इसमें हमने स्पष्ट आदेश अब नियोग कर दिया है कि उन दुकानदारों को तत्काल आप नोटिस जारी करें, आप थाना अध्यक्ष को इसमें विश्वास में लेते हुए इनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें। जो भी इस तरह की प्रक्रिया वहाँ पर चल रही है, इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। यदि इसके बावजूद नहीं रोकते हैं, एक चेतावनी के बाद नहीं रोकते हैं, तो इनका दुकान निरस्त करने की कार्रवाई अमल में लाई जाए। पालिका परिसर में कुल दुकानों की संख्या 40 से 45 के बीच है और कुछ दुकानों द्वारा सामाजिक वातावरण को खराब किया जा रहा है। शराबियों को शराब पिला के वहाँ पर उनको पनाह देके हम चाहते हैं शासन से, प्रशासन से कि इस प्रकार की यहाँ पे जो गतिविधियाँ हों वो बंद हों, अन्यथा व्यापारी अपने हित में आके जो भी उचित लगे वो कार्य करें।